प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने शो ऑफिशियल पे। और सबसे पहली बात तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यह बता दिया जाए कि आप लोग की डिमांड लगातार हो रही थी कि सर बैंकिंग अवेयरनेस जो टॉपिक करा रहे थे उस टॉपिक को आगे करा दिया जाए। तो आपको पता होगा कि हमने पिछली जो एक क्लास ली है उसमें हमने आपको बैंकिंग का टाइप्स ऑफ बैंक या फिर टाइप्स ऑफ बैंक के जितने टाइप्स हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं, ये पूरा डिटेल में हमने 1 घंटे में आपको ये पिछले रिवीजन करा दिया है। क्लियर? यह क्लास रिवीजन के पर्पज से है। इसमें सब कुछ हम पिछली क्लास में कराएं, उसका जो पुराना वाला क्लास है उसका जो लिंक है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। हम लोगों ने आरबीआई तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आपको क्लास हमने डिटेल में बताया होगा। यहाँ केवल क्योंकि रिवीजन के तौर पे ये वीडियो हम बना रहे हैं। क्लियर है? मॉनेटरी पॉलिसी हमने कहा था आपके सामने कि बच्चा जानता है कि हम लोग के देश में जो रुपए है, इस रुपए का जब फ्लो ज्यादा हो जाता है तो रुपए के फ्लो ज्यादा होने से बाजार में डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड किसी चीज की ज्यादा होती है तो या तो उस चीज की प्राइस बढ़ा दी जाती है, या तो डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है आपके सामने वह घटा दी जाती है। और हमने बताया था कि चाहे प्राइस बढ़ाया जाए चाहे क्वांटिटी घटाया जाए, इन दोनों चीज़ों का एक ही मतलब होता है, और वो मतलब यह होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपके सामने जो रुपया है उसकी वैल्यू घट जा रही है। तो जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब हमने यह पढ़ा था कि जो मनी होता है, इस मनी के फ्लो के बढ़ने की वजह से आपके सामने जो है मनी की वैल्यू घट जाती है। तो अगर मनी का फ्लो बढ़ेगा तो जो मनी की वैल्यू होगी वो आपके सामने क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यह इन दोनों के बीच में एक इन्वर्सली रिलेशन होता है कि मनी का फ्लो बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो यह आपने पढ़ा। अब कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके देश में मनी की वैल्यू जो है वो गिरे, इसलिए मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारी आरबीआई के द्वारा एक पॉलिसी बनाया जाता है, जिस पॉलिसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें आपके सामने यह था इसका इंट्रोडक्शन की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अब सवाल है कि इस पॉलिसी को बनाने के लिए आरबीआई के द्वारा एक अलग से कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इस कमेटी का गठन आपके सामने 2016 में किया गया था। यह कमेटी सेक्शन 45 जेडबी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत कार्य करती है। बात आपको हम पढ़ाए होंगे। क्लियर? दूसरी बात आपसे यह कहा गया कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं और 3 मेंबर आपके सामने आते हैं इसमें जो है सरकार से। अब जो आरबीआई से 3 मेंबर आते हैं उस 3 मेंबर में एक आपका गवर्नर होता है आरबीआई का, और जो गवर्नर होता है वही इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होता है? आपका गवर्नर होता है। और उसके बाद बाकी एक डिप्टी गवर्नर होता है और कोई एक बोर्ड डायरेक्टर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कुल 6 मेंबर है। हमने कहा था कि कम से कम 1 साल की जो मीटिंग होगी उसमें हर 2 महीने पे एक मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो अगर 6 मेंबर हैं और हर 2 महीने पे मीटिंग करेंगे तो 1 साल में आपकी कम से कम 6 मीटिंग होगी। लेकिन अगर 6 मीटिंग ना हो पाए तो एटलीस्ट 4 मीटिंग का होना अनिवार्य है। और 6 मेंबर अगर किसी मीटिंग में ना आ पाए तो कम से कम 4 मेंबर का होना जरूरी है। मतलब एक मीटिंग में कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए, और एक मीटिंग आपके सामने अगर नहीं 6 बार हो पा रही है तो कम से कम 4 बार मीटिंग होना चाहिए। क्लियर? अब सवाल है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपके सामने 2 तरह की होती है। एक जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, एक जिसे बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटी का मतलब होता है गुणात्मक, जिसमें आपके सामने जो है कोई डायरेक्ट तरीके से इंपोज नहीं होगा। इसको हम लोग इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी का वो टूल्स जो इनडायरेक्टली आपके सामने कंट्रोल करती है आरबीआई, उसे बोलते हैं। और डायरेक्ट जो टूल्स आपके सामने आपके ऊपर लगाया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे आपके सामने क्वांटिटेटिव टूल्स। डायरेक्ट जो टूल्स आपके ऊपर लगाए जाते हैं उसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एसडीएफआर, ओएमओ, एमएसएस, ये सारे रेट डायरेक्ट वाले हैं। इनडायरेक्ट वाले में मोरल सॉल्यूशन, पेनाल्टी, क्रेडिट टेस्टिंग, लोन टू वैल्यू रेशियो और कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ये सब आपके सामने क्वालिटेटिव है। एक एक समझाते हैं। पहले इनडायरेक्ट वाला समझाते हैं। मोरल सॉल्यूशन का मतलब होता है केवल किसी को समझा करके उसको अपनी बात मनवा लेना। जैसे आरबीआई क्या करती है? बैंकों को समझाती है कि यह लोन जो आप दे रहे हो गलत है, आपको नहीं देना चाहिए, या यह लोन आपका नहीं अच्छा है, इससे महंगाई बढ़ेगी घटेगी। केवल समझाना। जैसे टीचर आपकी जिंदगी में एक तरह से क्वालिटेटिव होता है, वो आपको समझा करके चीज़ों को सुधारता है। लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट आपके ऊपर कमांड पैदा करते हैं। वो चीज़ों को समझाएं या ना समझाएं, वो कह दिए नहीं करना है मतलब नहीं करना है। तो याद रखिएगा आपके सामने कि टीचर इनडायरेक्ट टूल्स है और पेरेंट आपके सामने डायरेक्ट टूल्स होते हैं। तो ऐसे ही मोरल शोषण का मतलब है केवल समझाना। नैतिक दबाव बोलते हैं इसको आपके सामने, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके सामने आता है पेनाल्टी। पेनाल्टी का मतलब होता है आपके सामने कि किसी भी बैंक के ऊपर आरबीआई गलती करने पर पेनाल्टी लगाती है, और इस डर की वजह से बाकी बैंक अपने आप सुधर गए। जैसे मान लीजिए 5 बैंक हैं, ए बी सी डी ई। ए ने गलती किया, इस पर पेनाल्टी लगा दी है।
वही गलती भी करने वाला था, अब ये नहीं करेगा, उसको डर है कि पेनाल्टी लग जाएगी। सी पहले से सतर्क हो जाएगा, ये दोनों तो वैसे सीख जाएंगे। तो पेनाल्टी एक पर लगाई जाती है ताकि बाकी लोग आपके सामने सुधर जाएं। तो इनडायरेक्टली लोगों को सुधारने के लिए पेनल्टी का यूज किया जाता है। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि लोन का जो अमाउंट होता है, लोन की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कम किया जाए। मान लीजिए जैसे हमने लोन कराने गए, अब हम 10 लाख का लोन लेंगे तब भी भर देंगे, 10 करोड़ का लोन लेंगे तब भी भर देंगे। भाई नहीं 10 साल में भरेंगे, 20 साल में भरेंगे, 50 साल में भरेंगे, लेकिन भर देंगे हम। बट हमें बैंक 10 करोड़ नहीं देगा। कोई बैंक जानता अगर इन्हें 10 करोड़ देंगे तो बाजार में 10 करोड़ चलाएंगे, 10 लाख देंगे 10 लाख चलाएंगे। इसलिए बैंक हमेशा कोशिश करता है कि आपको एक लोन का जो अमाउंट है उसको रेशनलाइज करके दिया जाए, उसको काट के दिया जाए, कम करके दिया जाए। इस चीज को बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग। इस चीज से भी बाजार में इनडायरेक्टली आपका पैसा बाजार में कम आता है। लोन टू वैल्यू रेशियो, जिसे आप लोग एलटीवी कहते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो, इसका मतलब होता है कि अगर मार्केट में मान लीजिए आपके सामने जो है किसी वस्तु, मान लीजिए हमने गोल्ड के बदले लोन लिया। अब जैसे यहाँ पे क्या था, लोन का अमाउंट कम कर रहे थे, लेकिन हम किसी चीज को दे के पैसा अगर कर्जा ले रहे हैं, मान लीजिए हमने गोल्ड दे के लोन लिया, तो कहा गया कि गोल्ड के बदले आपको 80% का लोन मिलेगा। अब 80% का लोन गोल्ड के बदले दिया जाएगा। अब हम मान लीजिए कि सोना ही 50 किलो लेके बैंक में चले गए, तो आप 50 किलो का 80% हमें लोन देंगे, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपका नियम है कि 80% लोन देंगे। इसलिए बैंक क्या करता है, उस परसेंटेज वैल्यू को घटा देता। अब नया नियम आ गया कि गोल्ड के बदले बैंक आपको 50% का लोन देगा। 50% लोन देने का मतलब है कि जो आप 80% लोन पाते, तो मान लीजिए आप 40 लाख लोन पाते, अब 50% कर दिए तो आप 15 लाख का लोन पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपके सामने परसेंटेज की वैल्यू, लोन की जो रेशियो बन रही है उसको अगर घटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ पैसे बाजार में कम जाएंगे। तो ये सब इनडायरेक्ट है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल आप देखेंगे कि मार्केट में कोई, हम मान लीजिए स्कूटी खरीदने गए और हमने कहा कि स्कूटी हमें चाहिए, हमने कहा 500 रुपये महीना देंगे। वो कहा ठीक है 500 महीना देंगे, और कब तक देंगे सर, हमारे 40 साल तक हम इस पैसे को भरेंगे 500 रुपये महीना। किसी ने कहा ठीक है भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत का हर व्यक्ति स्कूटी खरीद लेगा, तो स्कूटी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो उसकी मनी की वैल्यू गिर जाएगी। इसलिए कहा कि आपके सामने मनी की वैल्यू ना गिरे, इसलिए कहा गया कि स्कूटी की ईएमआई करते समय इसका जो ड्यूरेशन, उस पर एक बाउंडेशन लगा देंगे कि आप 15 महीने से ज्यादा का नहीं करा सकते ईएमआई, या 10,000 रुपए से कम की ईएमआई नहीं हो सकती। इससे बहुत सारे लोग होंगे जो उस चीज की डिमांड कर रहे थे बट वो नहीं खरीद पाएंगे। तो ये 5 तरीके थे, दोबारा बता दें। नैतिक दबाव केवल समझा देना, पेनल्टी का मतलब एक गलती पे पेनल्टी लगाया जाएगा, बाकी लोग इनडायरेक्ट सुधर जाएंगे। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि लोन के अमाउंट को कम किया जाएगा। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब होता है लोन की परसेंट वैल्यू कम होगी। कंज्यूमर और क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि जो ईएमआई वगैरह होता है उस ड्यूरेशन को बढ़ा घटा के मनी के फ्लो को कम किया जाएगा। क्लियर थी, क्वालिटेटिव टूल्स है। अब बात करते हैं आपके सामने जो है क्वांटिटेटिव टूल्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए यह हमारी आरबीआई है, यह हमारा बैंक है, और हमने समझाया था कि यह हमारा जो है पब्लिक है। तो कहा गया आपके सामने कि जो हमारा आरबीआई है, ये जब बैंकों को लोन देता है तो इस लोन पर हमारा आरबीआई इन बैंकों से इंटरेस्ट लेता। क्लियर। और फिर जब बैंक लोगों को लोन देता है तो ये बैंक लोगों से फिर इंटरेस्ट लेता है। क्लियर। अब जब आपके सामने हमारा पब्लिक ने लोन लिया तो मान लीजिए 10% का ब्याज है, बैंक जब आरबीआई बैंकों को दे रही है तो मान लीजिए 5% के ब्याज पर कर्जा दे रही है। अभी बात बताइए, अगर 5% पे कोई किसी को कर्जा दे रहा है अगर कोई व्यक्ति किसी को मान लीजिए 5% पे कर्जा दे रहा है, तो एक बात हमें बस इतना बताइएगा कि आरबीआई को लगा कि 10% कम ब्याज है, और इस ब्याज पर अगर पैसा जा रहा है बाजार में तो बहुत सारे लोग लोन ले रहे हैं, तो आरबीआई चाहती थी कि बहुत सारे लोग लोन न लें, इसलिए आरबीआई ने एक दिमाग लगाया। उसने क्या किया, अपना यहाँ का इंटरेस्ट बढ़ा के 5 से 15 कर दिया। अब जैसे आरबीआई का यहाँ का इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने आप हमारे मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो 10 से बढ़ के 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग जो लोन ज्यादा लेते थे वो कम लोग लोन लेंगे, सीधी सी बात है। तो यही आपके सामने समझाया गया कि जो आरबीआई बैंकों को कर्जा देती है तो जो इंटरेस्ट होता है, अगर इस इंटरेस्ट को बढ़ा घटा दिया जाए तो बाजार का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप बढ़ घट जाएगा। तो जो यह इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्जा देते हैं, उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं आपके सामने रेपो रेट, उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं एमएसएफ। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, तो बता दीजिएगा कि रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई।
बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, सॉरी रिवर्स रेपो रेट नहीं होगा, बैंक रेट होगा। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई। एमएसएफ इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई। आप कहेंगे इसमें अंतर क्या, फिर अंतर बताइए। अंतर है, अंतर तीनों में आपके सामने यह है कि अगर हमारे आरबीआई से, अगर हमारे आरबीआई से कोई बैंक हमारा कर्जा ले रहा है, और जो बैंक कर्जा ले रहा है अगर वह आपके सामने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा ले रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए कहलाएगा आपके सामने बैंक रेट। अगर वह शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा ले रहा है तो यह कहलाएगा आपके सामने रेपो रेट। और अगर आपके सामने वह केवल एक दिन का कर्जा ले रहा है तो यह कहलाएगा आपके सामने एमएसएफ। क्लियर? एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल का कर्जा होगा बैंक रेट, 90 दिन का कर्जा होगा शॉर्ट टर्म रेपो रेट, 1 दिन का कर्जा होगा शॉर्टेस्ट टर्म एमएसएफ। क्लियर? तो तीनों में ड्यूरेशन का अंतर है। अच्छा एक अंतर और है, अगर आप रेपो रेट पे कर्जा लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आरबीआई को गिरवी रखना पड़ेगा, कोलेट्रल चाहिए। एमएसएफ में कोलेट्रल चाहिए लेकिन बैंक रेट में कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। अब सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है एक ऐसा ब्याज जिस पर हमारी आरबीआई हमारे बैंकों से कर्जा लेती है। कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई को पैसा चाहिए तो बैंकों से लोन लेती है, तो जब आरबीआई बैंकों से लोन लेती है तो जो ब्याज देती है उसी ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, या उसी को एसडीएफआर कहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। और हमने पढ़ाया था कि जो हमारा एसडीएफआर होता है ये आपके सामने ध्यान रखिएगा कि हमेशा रेपो रेट से 0.25% कम होता है। क्लियर? अभी आगे पढ़ाएंगे इस चीज को, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा एसडीएफआर। अंतर क्या रिवर्स रेपो रेट एसडीएफआर में? रिवर्स रेपो रेट का मतलब जब आरबीआई कर्जा लेगी तो कुछ ना कुछ कोलेट्रल देगी, तो अगर विद कोलेट्रल आपके सामने पैसा ले रही है तो वह आपका रिवर्स रेपो रेट, अगर विदाउट कोलेट्रल पैसा ले रही है तो वह आपके सामने कहलाएगा जो है एसडीएफआर। क्लियर? कोई पूछे सीआरआर एसएलआर क्या? मान ली किसी बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वह अपना पैसा बाजार में चला रहा है, तो आरबीआई चाहे जितना इंटरेस्ट बढ़ाना हो यहाँ बढ़ा ले, क्या इसका प्रभाव नीचे कोई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए आरबीआई ने एक नियम बनाया कि बैंकों के पास जितना भी लोगों का पैसा आता है, पब्लिक का जो भी पैसा बैंकों में आता है वही पैसा बैंक लोगों को लोन के रूप में देते हैं। तो अगर इस पैसे पर कंट्रोल पैदा कर लिया जाए तो अपने आप यहाँ के पैसे पर कंट्रोल पैदा हो जाएगा। इसलिए आरबीआई ने एक नियम बनाया कि जितना भी पैसा लोगों का पब्लिक का बैंकों में आएगा उसका कुछ हिस्सा आप हमारे पास रखेंगे कैश के रूप में, उसी को बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब सीआरआर का मतलब होता है कि एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट विद आरबीआई। क्लियर है? और यह डेली बेसिस पर मेंटेन करना होता है आपको। एसएलआर का मतलब है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई ने नियम बनाया कि सभी बैंकों के पास जो पैसा जमा हो रहा है उसका कुछ हिस्सा यह अपने पास रखेंगे, इटसेल्फ जो अपने पास रखेंगे, इस चीज को कहा जाता है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सीआरआर एसएलआर क्या होता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बाई करना और मार्केट में सेल करने की प्रक्रिया जो आपके सामने है, इस चीज को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर केवल सेल करने का प्रोसेस है लेकिन बाई बैक करने का प्रोसेस आपके सामने नहीं है तो यह कहलाता आपका एमएसएस यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको 2004 में शुरू किया गया था। क्लियर? तो ये सब क्लास में डिटेल में पढ़ाए होंगे, आपका एक क्विक रिवीजन हो गया, तो हमने आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा दिया। अब एक सवाल यहाँ लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनडीटीएल? एनडीटीएल क्या? एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है कि एक बैंक में जितना पैसा एक दिन में टोटल आया, टोटल बैंकों में जो डिपॉजिट आया और जो बैंकों का टोटल पैसा विड्रॉल हुआ, इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं आपके सामने जो है एनडीटीएल। क्लियर? तो एनडीटीएल का मतलब होता है टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉल का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए एक बैंक है, उस बैंक में आज मान लीजिए 100 रुपये आया, 100 रुपया बैंक में लोगों ने जमा किया और 70 रुपये लोगों ने बैंक से निकाल लिया। इसका मतलब एग्जैक्टली बैंक के पास कितने रुपए आए? 30 रुपए। तो यह डिफरेंस कहलाएगा एनडीटीएल। क्लियर? अगला पॉइंट आपके सामने आता है कि पीएलआर, बीपीएलआर, ये सब क्या होते हैं? देखिए, जो आपका बैंक होता है, ये जब बैंक आपके सामने अपने कस्टमर्स को, पब्लिक को लोन देता है तो इसी लोन के इंटरेस्ट को हम लोग बेस रेट कहते हैं। क्लियर है? और बेस रेट का कई अलग अलग नाम है। जैसे बेस रेट सबके लिए एक जनरल रेट है जिस पे सब लोग कर्जा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स बैंक में होते हैं जो थोड़े से बैंक के प्राइम कस्टमर होते हैं, उन लोगों को बेस रेट मान लीजिए 10% है तो इन प्राइम कस्टमर को मान लीजिए 8% पे लोन दे देंगे।
तो उसी इंटरेस्ट रेट को PLR कहते हैं। तो बेस रेट का मतलब है एक ऐसा इंटरेस्ट जिस पर हमारा बैंक लोगों को कर्जा देता है, और इसी बेस रेट को PLR के नाम से जाना जाता है। थोड़े से प्राइम कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट कम होता है। अच्छा, बेस रेट का पुराना नाम है BPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, और इस BPLR का नाम 2010 में बदल के बेस रेट कर दिया गया। फिर बेस रेट का नाम 2016 में बदल के MCLR कर दिया गया, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट, और इस MCLR का नाम 2019 में बदल के RLLR कर दिया गया। मतलब कि आपका बेस रेट, BPLR, MCLR, RLLR ये सब कुछ एक ही रेट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? अब ये सवाल यह है कि अगर आपके सामने मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट जो आपके सामने लिखे थे अगर वो बढ़ा दिए जाते तो क्या प्रभाव पड़ता, और घटा देते तो उसका क्या प्रभाव पड़ता। तो याद रखिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट आपके सामने बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो देखिए अगर यहां पर हम लिख दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया जाए या इंटरेस्ट रेट अगर घटाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि बाजार में लोग लोन कम लेंगे। जब लोन लोग कम लेंगे तो बाजार में जो मनी का फ्लो है, ये मनी का फ्लो आपके सामने कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। और जब मनी का फ्लो कम होगा तो बाजार में जो डिमांड करते हैं लोग, ये वस्तुओं की डिमांड कहीं ना कहीं कम करेंगे। और जब वस्तुओं की डिमांड लोग कम करेंगे तो सीधी सी बात है वस्तुओं की प्राइस आपके सामने कम होगी। प्राइस कम होगी तो बाजार में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। और इन्फ्लेशन कम होगा तो जो बाजार में आपके सामने मनी की वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं आपके सामने बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मनी का फ्लो घट रहा है तो मनी की वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, अगर बाजार में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आपके सामने जो है वो घट जाए तो क्या होगा। इंटरेस्ट रेट अगर घटेगा तो लोग जो लोन लेते हैं वो ज्यादा लेंगे। लोन ज्यादा लेंगे तो सीधी सी बात है कि बाजार में जो मनी का फ्लो है ये आपके सामने ज्यादा होगा। अब मनी का फ्लो जब ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि लोगों के द्वारा डिमांड ज्यादा किया जाएगा। जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो वस्तुओं की प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी इसका मतलब है कि महंगाई आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, और महंगाई आने का मतलब होता है कि मनी की वैल्यू घट जा रही है। तो आप याद रखिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट मतलब कि अगर CRR बढ़ाएं तो क्या होगा, SLR बढ़ाएं तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ाएं तो क्या होगा, और अगर घटाएं तो क्या होगा। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब यहाँ पे एक रिलेशन समझिए कि जो बाजार में आपका रेपो रेट चलता है केवल इसी को एडजस्ट किया जाता है, और रिवर्स रेपो रेट को एडजस्ट करते हैं। इसीलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को LAF कहा जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कौन कौन से रेट आते हैं। दो रेट आते हैं, एक का नाम है रेपो रेट, एक का नाम है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को सरकार ने फिक्स कर दिया है 3.35% पर। इसको सरकार ने, आपको पता होगा, RBI ने इसको फिक्स कर दिया, तो ये बदलेगा नहीं, अब इतना ही रहेगा। बाकी रेपो रेट आपके सामने अभी प्रेजेंट टाइम में 5.25% मान लीजिए चल रहा है। क्लियर है? प्रेजेंट टाइम में तो यह जितना चलेगा उसमें आप केवल ऐड कर दीजिए 0.25%। क्लियर? जब 0.25% इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बैंक रेट। क्लियर है? और बैंक रेट जितना होता है उसी के बराबर हमेशा MSF होता है। मतलब अगर रेपो रेट 5.25 है तो आपका बैंक रेट 5.5% होगा और आपका MSF 5.5% होगा। और जितना भी बैंक का रेपो रेट होता है, अगर इस रेपो रेट से आपके सामने 0.25% माइनस कर दिया जाए तो आपको SDFR मिल जाता है। मतलब अभी SDFR आपका चल रहा होगा 5%। क्लियर? तो केवल रेपो रेट को हम एडजस्ट कर देंगे तो बाकी सारे रेट अपने आप ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएंगे। इस समय करंट टाइम में CRR 3% चल रहा है और SLR आपका 18% चल रहा है। क्लियर? तो यह था आपका मॉनेटरी पॉलिसी। उम्मीद करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्विक रिवीजन आप लोग कर पाए होंगे। क्लियर? दोबारा बता देते हैं एक बार जल्दी जल्दी से, एक और फटाफट से बोल देते हैं, ध्यान से केवल सुन लीजिएगा। हमने कहा सर मॉनेटरी पॉलिसी RBI द्वारा बनाई जाती है। इसका मेन उद्देश्य है मनी के फ्लो को बाजार में कम करना। इस मॉनेटरी पॉलिसी को RBI बनाती है, इसके लिए कमेटी उसने बनाया 2016 में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग किया जाए। अगर 2 महीने पर मीटिंग ना हो पाए तो कम से कम 1 साल में 4 मीटिंग किया जाए, और एक कमेटी में 6 लोग हैं तो अगर 6 लोग ना आ पाए तो कम से कम 4 लोग आने चाहिए। यह कमेटी सेक्शन 45 ZB में मेंशन की गई है। इसके बाद हमने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट लोगों पे इंप्लीमेंट होता है, उसे क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, एक इनडायरेक्ट से क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। क्वालिटी में कौन कौन आते हैं और क्वांटिटी में कौन कौन आते हैं। सभी बैंकों को अपने जमा का कुछ हिस्सा RBI के पास रखना है, उसे CRR कहते हैं। सभी बैंकों को अपने जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखना है, उसे SLR कहते हैं। जिस ब्याज पर आपके बैंक RBI से कर्जा लेते हैं उसे रेपो रेट, MSF या बैंक रेट कहते हैं। शॉर्ट टर्म बोलेंगे तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म बोलेंगे बैंक रेट, शॉर्टेस्ट टर्म बोलेंगे MSF। कोलेट्रल चाहिए
रेपो रेट में कोलेट्रल चाहिए एमएसएफ में, लेकिन बैंक रेट में कोलेट्रल नहीं चाहिए। अगला हमने कहा सर रिवर्स रेपो रेट का मतलब है जिस पर आरबीआई बैंकों से कर्जा ले या बैंकों का सरप्लस मनी अपने पास रखे। एसडीएफआर का मतलब यही होता है, बस अंतर यह है कि रिवर्स रेपो रेट में कोलेट्रल आपके सामने क्या करना होता है, नहीं देना है, मतलब देना है, और एसडीएफआर में नहीं देना है। ओएमओ का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई और सेल करना। एमएसएस का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आपके सामने जो है केवल बाय करना। एनडीटीएल का मतलब होता है कि बैंक में जो पैसा आया और जो गया उसके बीच का डिफरेंस कितना है। बेस रेट का नाम पीएलआर है, बीपीएलआर इसी का सारा नाम है। और अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको पता चल गया। बाकी ये रेट क्या रिश्ता आपस में क्या होता है ये आप जान गए। तो यह था आपके सामने मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है। अब बात करेंगे आपके सामने हम लोग इन्फ्लेशन की, और इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। हर टॉपिक एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको हम दे देंगे, ताकि डिटेल में पढ़ने के बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी जो हम क्लास में पढ़ाते हैं तो कम से कम आपको हम 4 दिन में पढ़ाते हैं। बट आज अभी आप देख रहे होंगे कि एग्जैक्ट आपके सामने 20 मिनट हो रहा है और हम लोग पूरे चैप्टर को क्विक रिवीजन के तौर पे कर गए। जो बच्चा पहली बार पढ़े उसे हम इतना ही सजेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट इस क्लास को ना पढ़ें, क्योंकि डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं उनको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हम क्या कर रहे थे, और उनका क्विक रिवीजन हो चुका होगा। क्लियर है यहां तक। फिर अगली वीडियो आपके सामने आएगी जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन की बात करने वाले हैं। वो वीडियो आई थिंक 15-20 मिनट का उसका भी क्लास होगा। तो ऐसे करके डेली आपका पूरा बैंकिंग कंप्लीट हम रिवाइज करा देंगे। स्टैटिक जीके ऑलरेडी आप जाके देखिए हमारे चैनल पे स्टैटिक जीके ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके के टॉपिक रिवाइज हम करा रहे हैं। क्लियर है। तो आप क्लास देखते रहिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।